गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम सभी को। आप सभी के लोगों के लिए आज का जो टॉपिक है विद्यार्थी मित्रों, वो है शेयर किस्त एवं हफ्ता। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने त्यागपत्र एवं अंश आवंटन के संबंधित सेक्रेटरी के कर्तव्य के बारे में इसके पहले की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम शेयर किस्त और शेयर हफ्ता के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशंस करेंगे, जिसे आप लोग लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं शेयर किस्त। तो शेयर किस्त शेयर हफ्ता से पहले बच्चों हम इसके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आप परिचित हैं हफ्ता शब्द क्या होता है, शेयर किस्त शेयर हफ्ता, बस यहाँ शेयर वर्ड लग गया, बाकी किस्त हफ्ता। जैसे हमने कभी भी मकान भी हफ्ते से लिया हुआ है, गाड़ी भी लोन पर लेते हैं, हफ्ता जो भरते हैं, महीने महीने जो हमारा एक अमाउंट आता है वही हफ्ता कहलाता है। यानी अगर मैं जनरल परिभाषा करूं शेयर किस्त का, तो ये ऐसा हो गया कि अंशधारकों के पास से कंपनी जब अंशधारकों से शेयर की रकम मंगाती है तो पूरी रकम एक साथ नहीं मंगाती है। शेयर की जो रकम होगी वो पूरी रकम एक साथ नहीं मंगाई जाएगी, बल्कि वही रकम कंपनी अपने ज़रूरत के अनुसार आवेदकों के पास से हफ्ता में मंगवाती है, थोड़ा थोड़ा मंगवाती है, वही शेयर हफ्ता या शेयर किस्त कहलाता है। बहुत इजी परिभाषा है, बहुत इजी टॉपिक है, उम्मीद है ज़रूर आपको समझ में आएगा। कंपनी जब शेयर प्रकाशित करती है तब शेयर की मूल कीमत की संपूर्ण, यानी शेयर की जो रकम होगी पूरी की पूरी, वो एक साथ कंपनी नहीं मंगाती है। कंपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार यह रकम किस्तों में मंगा सकती है। ये तो मैंने कंपनी क्या करती है, शेयर की जो पूरी रकम होती है वो कंपनी एक साथ नहीं मंगाती है, कंपनी अपने ज़रूरत के अनुसार वो रकम को किस्तों में मंगवाती है। मतलब महीने महीने एक अमाउंट कंपनी फिक्स कर देती है, उतना मंगा सकती है। इस प्रकार शेयर को मंगाई गई रकम को, शेयर पर की मंगाई गई रकम को शेयर मांग, तीन नाम है बच्चों, शेयर मांग, शेयर किस्त या शेयर हफ्ता कहा जाता है। आप तीनों नाम याद रखना, हो सकता है बोर्ड में कोई भी नाम आ जाए। तो शेयर पर मंगाई गई रकम को शेयर मांग, शेयर किस्त या शेयर हफ्ता कहा जाता है। शेयर खरीदने के लिए जब आवेदक आवेदन करे तो शेयर आवंटन के समय निश्चित की गई रकम चुकाने के लिए अंशधारक बाध्य है। जब कोई आवेदक शेयर खरीदने के लिए कंपनी को आवेदन करता है, मतलब कंपनी को एप्लीकेशन देता है, तो कंपनी जब शेयर आवंटन करती है तो आवंटन के समय जो रकम तय होगी कि अंशधारक को इतनी रकम, सपोज मान लीजिए कि शेयर कीमत 1 लाख है और तय किया गया कि 20,000 रुपये, तो अंशधारक को 20,000 रुपये चुकाना ही चुकाना है। उसके लिए अंशधारक बाध्य है, मतलब बंधा हुआ है, उसे वो करना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो हो सकता है उसको शेयर नहीं मिले, या ऐसा नहीं करने पर वो इलीगल हो सकता है। तो अंशधारक आवेदक आवेदन करे और कंपनी शेयर के आवंटन के समय जो रकम तय करे वो रकम अंशधारक को चुकाना ही पड़ता है, कंपल्सरी है। संपूर्ण भरपाई नहीं हुए शेयरों पर बाकी की रकम, यानी शेयर पर जो बाकी की रकम है जिन अंशधारकों के पास मंगवाई जाती है उसे ही शेयर किस्त, शेयर हफ्ता या शेयर मांग कहते हैं। नियमन पत्र में दर्शाई व्यवस्थाओं का पालन करके जो शेयर किस्त मंगवाई जाए उस रकम को चुकाने की अंशधारक की जिम्मेदारी है। नियमन पत्र में व्यवस्था समानतः होता ही होता है, तो व्यवस्थाओं का पालन करके, नियमन पत्र जो नियम है उन व्यवस्थाओं का पालन करके शेयर किस्त अंशधारकों के पास से मंगवाई जानी चाहिए और अंशधारक को उस रकम को चुकाने की उनकी जिम्मेदारी है। वो उससे छूट नहीं सकते, मतलब वो उससे फ्री नहीं हो सकते, उनको चुकाना को जिम्मेदारी है। स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल सी बात, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं गाड़ी खरीदा हूँ 1 लाख रुपए का, तो उसका जो हफ्ता बनता है तो उससे मैं चुकाने के लिए जिम्मेदार हूँ, तो वो चुकाऊँगा, मैं उससे हट नहीं पाऊँगा। यदि मैं नहीं चुकाता हूँ तो क्या होता है, मेरी गाड़ी क्या हो सकता है, कंपनी वाले उठा ले जा सकते हैं, जो मेरे पैसे चले गए हैं, जो मैंने भर दिया है डाउन पेमेंट, वो डूब जाएगा, नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे नुकसान हैं। आप इसको एक जनरली गाड़ी के साथ समझेंगे आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। ऐसे अंश व्यक्तिगत या संयुक्त नाम पर हो तो भी वह रकम चुकाने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से उत्पन्न होती है। यदि अंश
किसी एक व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से खरीदा हो या संयुक्त नाम पर खरीदा हो, मतलब एक ही अंश को 3 लोगों ने मिलकर खरीदा है, अमन, खमन, चमन। तो अगर संयुक्त नाम पर अंश है तो जो रकम की जिम्मेदारी है वो इन तीनों को साथ में होगी, अमन, खमन, चमन। अगर जिन्होंने मिलकर शेयर खरीदा हुआ है तो रकम चुकाने की जिम्मेदारी भी तीनों की संयुक्त रूप से होगी। अगर व्यक्तिगत रूप से है तो जिस व्यक्ति के नाम पर होगा वो शेयर की रकम चुकाएगा। अब हम पढ़ते हैं बच्चों शेयर किस्त संबंधी कंपनी कानून के प्रावधान क्या क्या हैं। तो शेयर किस्त संबंधी कंपनी कानून के प्रावधान निम्नलिखित हैं, मतलब एक शेयर किस्त संबंधी एक कंपनी कानून के जो प्रोविजंस हैं, व्यवस्था है, वो क्या क्या है। पहला तो यही है कि शेयर किस्त मंगाने का प्रावधान नियमन पत्र में होना चाहिए। शेयर किस्त जो है उसे मंगाने का प्रावधान नियमन पत्र में होना चाहिए और सामान्यतः ऐसा होता ही होता है, नियमन पत्र व्यवस्था होता ही है शेयर किस्त मंगाने के लिए। एक ही प्रकार के अंशों की बाकी किस्तों की रकम समान स्तर पर समान रकम न्यायिक रूप से बिना पक्षपात के मंगानी चाहिए। मतलब कंपनी जो शेयर की रकम मंगा रही है वो समान स्तर पर समान रकम, जो भी रकम है, जैसे कि 3-3 हज़ार तय हुआ है 3-3 हज़ार रुपये, ऐसा नहीं किसी की 3 हज़ार रकम है 4 हज़ार है, समान रकम सभी को समान स्तर पर न्यायिक रूप से बिना किसी पक्षपात के, मतलब एक न्याय रूप से मंगाना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए कि इससे ज़्यादा मंगा लूँ उससे कम मंगा लूँ, ऐसा नहीं। शेयर किस्त मंगाने से पहले संचालक मंडल की सभा में किस्त मंगाने का प्रस्ताव पारित करना चाहिए, इनके बिना कार्यक्रम अधूरा है। संचालक मंडल की सभा के बिना सभी किस्त का जो कार्यक्रम है वो अधूरा है। तो तीसरा पॉइंट, शेयर किस्त मंगाने से पहले संचालक मंडल की मीटिंग होगी, मीटिंग के अंदर चर्चा विचारना होगा, चर्चा विचारना के अंदर प्रस्ताव पारित होंगे, प्रस्ताव के बाद ठहराव बनेगा कि ठीक है भाई किस्त की रकम मंगवा लो, मंगवाना शुरू करो, जिनके पास बाकी मंगवाना शुरू। तो इसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। तो प्रावधान नंबर 4, किस्त के मांग पत्र में, मांग पत्र का मतलब डिमांड लेटर, मतलब जो हम सामने वाले आवेदक को भेजेंगे उसमें किस्त की रकम कितनी है, वो बैंक का नाम, कौन से बैंक में मंगवाना है, मुद्दत यानी समय, तारीख आदि दर्शाई जानी चाहिए। मतलब किस्त के मांग पत्र में किस्त की रकम, बैंक का नाम, मुद्दत, तारीख इत्यादि दर्शाया हुआ होना चाहिए। शेयर किस्त न भरी जाए तब तक शेयर का हस्तांतरण, परिवर्तन और सदस्य का मताधिकार रोका जा सकता है। ये पॉइंट बच्चों आप थोड़ा याद रखना, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि यदि कोई अंशधारक यदि शेयर किस्त नहीं भरता है तो कंपनी के पास ऐसा अधिकार है, पावर है कि वो जो आपके शेयर हैं वो उसको ट्रांसफ़र रोक सकती है। मतलब आप अपने शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को बेच नहीं सकते, कब तक, जब तक आपके शेयर के अंश बाकी हैं तब तक। वैसे शेयर परिवर्तन के बारे में बच्चों हम लेसन नंबर 2 में कंप्लीट डिस्कशंस करेंगे। चैप्टर 2 हमारा शेयर परिवर्तन ही है, डोंट वरी, कंप्लीट डिस्कशंस करेंगे और बहुत अच्छे समझ में भी आएगा। हाँ, आपको इतना याद रखना है कि शेयर किस्त किसी अंशधारक की नहीं भरी गई है तो सदस्य का मताधिकार, मतलब वोटिंग करने का जो राइट है कंपनी में, वो और शेयर परिवर्तन ये दोनों रोके जा सकते हैं कंपनी की तरफ से। शेयर किस्त की प्राप्त रकम बैंक में शेयर किस्त खाता खुलवाकर जमा करना चाहिए। ये भी एक प्रावधान है कि शेयर किस्त की जो रकम मंगाई जाएगी उसके लिए कंपनी को शेयर किस्त खाता खुलवाना पड़ेगा और रकम उसी में मंगाई जानी चाहिए। 7वां पॉइंट एग्जाम में आता है, बहुत इजी पॉइंट है, 2 किस्तों के बीच की समयावधि कम से कम 1 मास की होनी चाहिए। मतलब महीने महीने पर किस्त आना चाहिए, पहला किस्त अक्टूबर में तो दूसरा किस्त नवंबर में, फिर तीसरा किस्त दिसंबर में। मतलब जो उनकी समयावधि है वो कितनी होनी चाहिए, उनके बीच का जो समय है 1 मास का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 15 दिन पे किस्त मंगा लो, नहीं। कंपनी का नियम क्या है, सॉरी सेबी का प्रोविजंस क्या है, हम प्रावधान ही पढ़ रहे हैं ना, प्रावधान यही है, 2 किस्तों के बीच की समयावधि वो 1 महीने की होगी। और लास्ट टॉपिक है, किस्त का समय पर भुगतान नहीं किया जाए तो कंपनी कानून अनुसार कंपनी क्या करेगी, निश्चित दर से आवेदक के पास से ब्याज वसूल कर सकती है और संचालकों को योग्य लगे तो ब्याज अंशतः यानी थोड़ा या संपूर्ण माफ भी कर सकते हैं। मतलब यदि कोई आवेदक समय पर किस्त का भुगतान नहीं करते हैं तो कंपनी को ऐसा अधिकार है कि निश्चित दर से ब्याज वसूल कर सकती है और यदि संचालक को योग्य लगे तो वो ब्याज को थोड़ा या पूरा का पूरा माफ भी कर सकते हैं। अब आगे है शेयर किस्त मंगाने की विधि। अब जब हम किसी आवेदक के पास यानी अंशधारक के पास से जो पैसे मंगाएंगे, शेयर की जो बची हुई रकम उसको मंगाएंगे, तो उसको मंगाने की क्या है, विधि है। तो उस विधि को हम पढ़ते हैं तो हमें और भी पता चल जाएगा
विधि यानी प्रक्रिया करके ही आप शेयर के पैसे मंगा सकते हो। आप किसी को डायरेक्ट मांग पत्र नहीं दे सकते हो, विधि का पालन करके ही आपको पैसे मंगवाने हैं। ये सेबी की मार्गदर्शिका है, ये सेबी की गाइडलाइन है। यदि कोई कंपनी शेयर किस्त मंगाते समय जो ये विधि बताई गई है, इन विधियों का पालन नहीं करती है, तो ऐसे में कंपनी के ऊपर जांच पड़ताल यानी केस हो सकता है। तो पहला, शेयर किस्त संबंधी ठहराव। पहले तो संचालक मंडल क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, मीटिंग के अंदर प्रस्ताव पारित होगा, फिर वो ठहराव होना चाहिए। शेयर किस्त मंगाने के लिए संचालक मंडल की सभा में यानी संचालक मंडल की मीटिंग में शेयर किस्त संबंधी ठहराव पारित किया जाएगा। मतलब संचालक मंडल की मीटिंग बैठेगी, जितने भी संचालक होंगे सब आएंगे, शेयर होल्डर्स आएंगे, चर्चा विचारना होगी कि पैसे कैसे मंगाने हैं, कितना मंगाना है, समय क्या रखनी, तारीख क्या रखनी है, ऐसे बातचीत होगा, फिर एक ठहराव हो जाएगा। और प्रति शेयर की किस्त की रकम और भरने की अंतिम तारीख इत्यादि यहीं पर पहली विधि में चर्चा हो जाता है कि किस्त की रकम क्या रखनी है और किस्त भरने की अंतिम तारीख दर्शाई जाती है। दूसरा, सदस्य रजिस्टर बंद रखना, यानी इस दौरान जब तक शेयर किस्त की पैसे मंगाए जाएंगे तब तक सदस्य रजिस्टर पत्र क्या होगा, बंद रहेगा। ना कोई शेयर खरीदे जाएंगे उस समय, ना कोई बेचे जाएंगे, ना ट्रांसफ़र होगा, मतलब कुछ दिन बंद रहेगा। और इसकी जो सूचना है 7 दिन पहले वर्तमान पत्र में नोटिस दे दी जाएगी। शेयर धारकों को किस्त की नोटिस भेजने के लिए सदस्यों की सूची तैयारी करने होने के कारण मीन्स किनके पास किस्तों की कितनी रकम मंगानी है, इसकी सूची तैयार होती है। तो सूची तैयार होने के कारण सदस्य रजिस्टर और अंश हस्तांतरण रजिस्टर, हस्तांतरण का मतलब बच्चों ट्रांसफ़र, यानी मेंबरशिप रजिस्टर्स और शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर थोड़े समय बंद रखा जाता है। सदस्य रजिस्टर और हस्तांतरण रजिस्टर बंद रखने के 7 दिन पहले, यानी कितने तारीख को हम बंद करेंगे उसके ठीक 7 दिन पहले वर्तमान पत्र यानी लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट नोटिस दी जाएगी कि इतने से इतने तारीख तक हम सदस्य पत्रक एवं हस्तांतरण रजिस्टर यानी शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर्स क्या रखेंगे, बंद रखेंगे। ये विधि हो गई। तीसरी विधि है किस्त की सूची तैयार करना, मतलब किन के किस्त बाकी है उसमें सूची तैयार होगी, क्या क्या आएगा। तो सूची तैयार होगी, उसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाए जाते हैं। सदस्य का नाम और पता, जिन के पास से किस्त मंगवानी है उनका नाम और पता, कितने अंश हैं उसकी संख्या, कितनी किस्त की रकम मंगानी है वो, पेशगी चुकाई किस्त की रकम यदि हो तो, मतलब एडवांस में किस्त दी चुकाया हो तो, पेशगी मतलब पहले से चुकाई गई किस्त की रकम, सदस्य को चुकाई गई रकम, सदस्य के द्वारा चुकाई गई रकम, सदस्य को चुकाई गई रकम, किस्त चुकाने की निर्धारित तारीख इत्यादि, यानी सूची तैयार की जाएगी किस्तों की। उसके अंदर जो ये हमने ऐप तक पॉइंट पढ़ा, ये सभी पॉइंट इसमें लिखे जाते हैं, जैसे सदस्य का नाम और पता, संख्या, पेशगी चुकाई, किस्त की रकम, किस्त चुकाने की निर्धारित तारीख इत्यादि सभी चीज़ें सूची तैयार होगी। फिर चौथा है, बच्चों देखो बहुत ध्यान से समझना, ये विधि है। फिर चौथा, बैंक को जानकारी देना। बैंक में जानकारी देना मतलब जो कंपनी होगी वो बैंक को जानकारी देगी कि इस व्यक्ति की तरफ से आपको मेरी तरफ से पैसे वसूल करने हैं। मतलब कंपनियां बोलेंगी कि सामने वाले व्यक्ति की तरफ से मैं आपको अधिकार दे रहा हूं कि आप पैसे वसूलना। किस्त सूची तैयार होने के बाद सेक्रेटरी उसकी एक जेरोक्स बैंक को भेज देता है और बैंक को बताता है, सेक्रेटरी बैंक को बताता है कि अंशधारकों से किस्त की रकम कंपनी की ओर से, देखो कंपनी की ओर से आपको स्वीकार करना है और वह रकम अंश किस्त खाते में जमा करना, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि कंपनी को अंश किस्त खाते के अंदर ही रकम को जमा करवाना है। तो कंपनी का सेक्रेटरी एक जेरोक्स सदस्यों का जो लिस्ट बना था ऊपर तीसरे पॉइंट में, उसकी एक नकल बैंक को भेजेगी और बैंक को सूचित करेगी कंपनी की ओर से आपको रकम स्वीकार करना है और उसे किस्त खाते में जमा करना है। जितने लोग जमा करेंगे पैसे वो बैंक में आके जमा करेंगे और बैंक स्वीकार करेगी उनकी रकम को और कहाँ जमा करेगी, अंश किस्त खाते में। फिर 5वें नंबर का पॉइंट है अंश किस्त की नोटिस भेजना। नोटिस किसको जाएगा, अंशधारकों को जिनसे पैसे मंगवाने हैं। तो किस्त की सूची तैयार हो जाने के बाद उसके आधार पर प्रत्येक सदस्य को किस्त भरने संबंधी जानकारी वाला पत्र रजिस्टर पोस्ट द्वारा भेजा जाता है। किस्त की सूची एक बार तैयार हो जाए उसके आधार पर जितने सदस्य पैसे मंगवाने हैं उनको किस्त भरने संबंधी एक रजिस्टर पोस्ट द्वारा नोटिस भेजी जाएगी। इस पत्र को किस्त की नोटिस कहते हैं। किस्त भरने की मुद्दत को 14 दिन पहले, बच्चों एग्जाम में आता है, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस्त भरने की मुद्दत से 14 दिन पहले यह नोटिस सदस्यों को मिल जानी चाहिए। जैसे मुझे किस्त भरना है
1 तारीख को तो 14 दिन पहले ही हमारे यहाँ नोटिस आ जानी चाहिए कि आपको किस्त भरना है। यानी आपको इतना याद रखना है, जिन सदस्यों को किस्त की नोटिस भेजना है उनको 14 दिन पहले ही नोटिस सदस्यों को मिल जानी चाहिए। ये नियम है, मतलब एक सेबी की मार्गदर्शिका है। शेयर किस्त के भुगतान, अब जब किसी अंशधारी के पास नोटिस जाएगा तो वो शेयर किस्त के पैसे भरेंगे बैंक में। तो अंशधारी को मांग पत्र मिलने के बाद तारीख से 14 दिन के भीतर बैंक को किस्त की रकम चुकाते हैं और बैंक प्राप्त रकम को अंश किस्त खाते में जमा करते हैं और निर्गम चिट्ठी, यानी जो उसके बैंक के स्लिप होंगे, रकम के स्लिप होंगे, अपने पास रखकर अंश किस्त की नोटिस एवं रसीद अंशधारक को वापस कर देता है। किस्त की नोटिस एवं रसीद जितने उन्होंने पैसे भरे हैं वो, और बैंक निर्गम चिट्ठी एक साथ ही कंपनी को भेज देंगे किसके किसके पैसे आ गए हैं। ऐसे एक विवरण तैयार करके बैंक क्या करेगी, कंपनी को भेज देगी। फिर कंपनी का जो सेक्रेटरी होगा वो मांग पत्र में नोट करेगा कि मतलब कि हमने कितने लोगों को नोटिस भेजा था और कितने लोग के पैसे आ गए और कितने लोग के बाकी हैं। कंपनी सेक्रेटरी निर्गम चिट्ठी के आधार पर सदस्य रजिस्टर में टिप्पणी करता है कितने सदस्यों ने किस्त भरी और कौन से सदस्यों की किस्त बाकी है। उसकी सूची तैयार करके संचालक मंडल के समक्ष पेश करता है जिससे आगे कार्रवाई हो सके। अब कितने लोगों ने किस्त भर दिया, कितने लोगों ने नहीं भरा है, इसकी सूची तैयार करता है सेक्रेटरी, फिर वो संचालक मंडल को सौंपते हैं ताकि आगे कार्रवाई हो सके कि भैया अब जिसने नहीं भरा है उसके ऊपर क्या कार्रवाई करना है। तो आगे और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जिन्होंने नहीं भरा है उनके अंश हो जाते हैं जब्त। कंपनी इसके बाद और भी एक नोटिस भेजती है, फिर एक लास्ट में रिमाइंडर स्मृति पत्र भेजती है, फिर एक कंपनी अंतिम नोटिस भेजती है, फिर भी आपने पैसा नहीं भरा तो आपके अंश जब्त हो जाएंगे। जैसे आप गाड़ी के इंस्टॉलमेंट नहीं भरते हो, अपनी गाड़ी आपने खरीद लिया है और आपने हफ्ता नहीं भर रहा है, मकान खरीद लिया हफ्ता नहीं भर रहे तो आपके मकान बैंक द्वारा जब्त कर लिए जाते हैं, आपके गाड़ी बैंक द्वारा जब्त कर लिए जाते हैं। ऐसे ठीक अंश में भी होता है। शेयर किस्त संबंधी सेक्रेटरी कर्तव्य। बच्चों शेयर किस्त संबंधी सेक्रेटरी कर्तव्य मैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा समझा दूँ, एक उदाहरण है, एक कहावत है, एक तीर से 2 निशाना। ऐसा इसमें भी होता है। अभी तक हमने ऊपर जितना ये सब पॉइंट पढ़ा है, ये सब जितना भी पॉइंट यहाँ पढ़ा, ये सभी कर्तव्य कौन करते हैं, सेक्रेटरी करते हैं। तो बस ये सब जो काम है वो सेक्रेटरी कर्तव्य में ही आ जाएंगे इन शॉर्ट में। जैसे पहला, शेयर किस्त मंगाने संबंधी नियमन पत्र में प्रावधान है या नहीं जांच कर लेना, ये ऊपर ही पॉइंट था, पहला भी ठीक। दूसरा, संचालक मंडल की सभा बुलाकर शेयर किस्त मंगाने का प्रस्ताव पारित करना, ये भी कर्तव्य किसका है, सेक्रेटरी का। तीसरा, किस्त मंगाने के पहले सदस्य रजिस्टर और अंश हस्तांतरण रजिस्टर बंद रहेगा, इस संबंधी 7 दिन पहले अखबार में नोटिस देना, ये भी पॉइंट ऊपर हो गया है। ये सभी मतलब कर्तव्य है सेक्रेटरी जो हमने ऊपर पढ़ा था। जिन सदस्यों को किस्त चुकानी है उसकी सूची तैयार करना, प्रत्येक सदस्य को किस्त मंगाने संबंधी नोटिस भेजना, ये भी कर्तव्य किसका है, सेक्रेटरी का। बैंक में शेयर किस्त खाता खुलवाने का काम भी किसका है, सेक्रेटरी का। और निर्गम चिट्ठी के आधार पर सदस्य रजिस्टर में टिप्पणी करना, मांगे जाने के बावजूद किस्त नहीं भरने वाले सदस्यों की सूची तैयार करके संचालक मंडल के समक्ष पेश करना। मतलब शेयर किस्त मांगे जाने के बावजूद भी जिन्होंने किस्त की रकम नहीं भरी है उनकी एक सूची तैयार करके संचालक मंडल समक्ष पेश होगी और आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। और आगे की कार्रवाई जैसा मैंने आपको बताया वो है अंश जब्ती। अब जिन्होंने अंश के रकम नहीं भरे हैं उनके अंश क्या कर लिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे। तो बच्चे वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, बहुत लेंथी हो जाए, इसलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिस्कस अंश जब्ती के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।